कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का एक ये फॉर्म है, एक टाइप है। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। और इसका मतलब है कि किसी का भी एक से अधिक फॉर्म हो। तो जब किसी का भी एक से अधिक फॉर्म हो तो उसके इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस पॉलीमॉर्फिज्म में को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी प्लस प्लस में दो तरीका यूज किया जाता है, यानी हम इसको दो कैटेगरी में सी प्लस प्लस में रख सकते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम यानी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म का नेचर है, वो पॉलीमॉर्फिज्म का नेचर कंपाइलेशन टाइम पे ही अपना काम करना शुरू कर देता है। और रन टाइम का मतलब है कि वो पॉलीमॉर्फिज्म का काम शुरू होगा एट द एग्जीक्यूशन टाइम, यानी जब हम उस पर्टिकुलर पार्ट पे पहुंचेंगे, प्रोग्राम के उस हिस्से पे जाएंगे, तब वहां पे वो पॉलीमॉर्फिज्म अपना काम करना शुरू करेगा। तो ये दो कैटेगरीज है पॉलीमॉर्फिज्म का इन सी प्लस प्लस। हर लैंग्वेज में ये दो कैटेगरी हमको नहीं मिलेगा, बट ये सी प्लस प्लस में मिलता है। अब ये जो कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको कैसे हम यूज करेंगे, किस तरह से, किस फॉर्मेट में यूज करेंगे? तो इसको यूज करने का के लिए हम लोग अगर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे काम कर रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के मदद से ये काम कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं, या हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी यूज कर सकते हैं। यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये जो तीनों है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का है। एक और होता है वैसे फंक्शन ओवरराइडिंग, बट यहाँ पे हम लोग वर्चुअल फंक्शन एक तरीके से वही काम करता है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में एक आता है जो कि है हमारा वर्चुअल फंक्शन। तो ये दो कैटेगरीज है पॉलीमॉर्फिज्म का, कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है क्या? जब हम किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें और कंस्ट्रक्टर हम एक से अधिक डिफाइन कर दें, तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट फॉर्म में है, हर क्लास के अंदर है, बट हम डिफाइन करते हैं। तो जब हम अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए तो अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू काम हो रहा है, और हम अपना कंस्ट्रक्टर एक से अधिक डिफाइन कर दें तो वहां पे ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड माना जाएगा। और जब हम एक से अधिक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे तो कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर्स डिफरेंट होना जरूरी है। अगर पैरामीटर डिफरेंट नहीं होगा तो ओवरलोडिंग काम नहीं करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक से अधिक हुआ और पैरामीटर भी सेम हुआ तो फिर इतने सारे कंस्ट्रक्टर्स को बनाने का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। देन वहां पे हम लोगों को कंपाइलर एरर आएगा। तो हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जब करेंगे तो पैरामीटर अलग अलग होना मस्ट है। ये भी हम देखेंगे कि हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर क्यों रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जब हम ओवरलोड करेंगे और पैरामीटर्स अलग करेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाएगा तो उसमें जो आर्गुमेंट्स पास किया जाएगा वो आर्गुमेंट मैच होगा कंस्ट्रक्टर्स के पैरामीटर्स से, और जिसके पैरामीटर से मैच करेगा कंस्ट्रक्टर वही कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिफिनीशन पे कॉल किया जाएगा। यानी एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, बट कॉल सिर्फ वही होगा जिसको कॉल करना है। जैसे ऑब्जेक्ट बनाते समय अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू दी है 5, तो ये जो पैरामीटर है ये इस कंस्ट्रक्टर से मैच कर रहा है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में पैरामीटर्स अगर डिफरेंट है तो आइडेंटिफिकेशन कंपाइलर के लिए आसान है कि उसको किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। वो मैच करेगा पास किए गए हुए आर्गुमेंट को पैरामीटर के साथ, और जिससे मैचिंग होगा उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सेम हो जाने पे यहाँ पे सिस्टम कंफ्यूज होगा कि कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है।
अब बेनिफिट्स हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करने का। हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करेंगे, बट सवाल यह है कि हम क्यों करेंगे, उसका फायदा कुछ होना चाहिए। तो हमारा फायदा यह है कि हम अपने क्लास को अलग अलग कंस्ट्रक्टर होने से अलग अलग तरह से इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। यानी हमारे क्लास में जैसे कोई क्लास हमारा बनाया गया क्लास ए, अब इस क्लास के अंदर अगर कई सारा वेरिएबल्स बनाया गया, अब यहाँ पे हम दो कंस्ट्रक्टर बना लिए, इंट। अब यहाँ पे हम इस क्लास ए को दो तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक तो डिफॉल्ट इसके मदद से और दूसरा इसके मदद से। यानी ऑब्जेक्ट का दो फॉर्म क्रिएट हो सकता है हमारे एक क्लास का। तो अलग अलग फॉर्मेट में इनिशियलाइजेशन करना हो तब हम लोग अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं। जरूरी ये नहीं है कि हर बार एक ही तरह का ऑब्जेक्ट हमको को यूज करना पड़े। हो सकता है कभी किसी किसी क्लास के अंदर एक से अधिक तरीके से हमको उस क्लास को इनिशियलाइज करने का जरूरत पड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे हम लोग अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में हम लोगों के पास कई तरह का ड्रेस होता है, तो हम अलग अलग पर्पस में अलग अलग ड्रेस पहन के जाते हैं। अगर कोई यूनिफॉर्म है कोई स्कूल जाने वाले बच्चे का, तो वह यूनिफॉर्म पहन के हर जगह नहीं जाता है, वो कहाँ जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट ड्रेस पहनता है। तो कंस्ट्रक्टर डिफरेंट होने से अब क्लास को इनिशियलाइज करने का भी पर्पस बदलता है। बहुत सारे क्लास हम बनाएंगे जिसमें बहुत सारा फंक्शंस हो सकता है और हर फंक्शन का अलग काम होगा और अलग अलग वैल्यू पे काम होगा। तो जिस फंक्शन का जिस वैल्यू से रिलेटेड काम है उस कंस्ट्रक्टर से उसका ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। जैसे हम लोगों को एक क्लास आगे मिलेगा जब हम लोग फाइल हैंडलिंग पे काम करेंगे, तो हम लोगों को फाइल हैंडलिंग करने के लिए इन एफ आई एफ स्ट्रीम क्लास या ओ एफ स्ट्रीम क्लास का जरूरत पड़ता है। तो ये आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मल्टीपल डिफाइन किया गया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे एक में हम नॉन पैरामीटराइज्ड है और एक के अंदर हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर के रूप में पाथ पास करते हैं उस फाइल का जिस फाइल पर रीड करना है। इसको आगे समझेंगे, बट यहाँ पे समझ लेते हैं कि यह दो तरह का कंस्ट्रक्टर है। अगर हम लोगों को ये कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो इसका मतलब है कि अभी हम किसी भी फाइल से लिंक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और ये बनाने का मतलब है कि हम एक लिंक भी जनरेट कर रहे हैं किस फाइल से हमको रीड करना है डेटा। तो बेनिफिट ये है कि हम अलग अलग तरह से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सके, एक ही क्लास को अलग अलग वैल्यू पास कर सके और अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग वैल्यू से बनेगा। तो मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशियलाइजेशन होगा अगर हमारे क्लास में मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है, यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया गया हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का पर्पस ये है कि टू इनिशियलाइज the same class with different values या different way। हम different value या different way में इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को। अब जैसे यहाँ पे क्यूज है, does constructor overloading include different return types for constructors to be overloaded? क्या कंस्ट्रक्टर अलग अलग रिटर्न टाइप को यूज करेगा ओवरलोडिंग के लिए? पैरामीटर तो अलग होगा, ये तो सब जानते हैं, बट क्या रिटर्न टाइप? तो ये क्वेश्चन तो सबसे पहला बात हम इसको देख के ही समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है। अगर यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग होता तो ये बात जस्टिफाई होता, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टर में ओवर रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, तो रिटर्न टाइप का कोई मतलब ही नहीं है। नो रिटर्न टाइप सॉरी नो कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव द रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग आंसर डी सेलेक्ट कर सकते हैं
क्योंकि कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो यह रिटर्न टाइप से रिलेटेड सवाल ये गलत है। क्विज 2, दूसरा क्विज में व्हाट डू वी यूज कंस्ट्रक्टर, व्हाई डू वी यूज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्यों करते हैं। जैसे अभी हम लोग देखे हैं, क्लास को डिफरेंट फॉर्म में इनिशियलाइज करने के लिए, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वे, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वे में इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज कर सकते हैं या करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लास, यहाँ पे है माई क्लास, इसमें दो फंक्शन है, एक डिस्प्ले और एक सम, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और दो कंस्ट्रक्टर दिया गया, एक डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज्ड और एक में दो इंटीजर पैरामीटर डिफाइन हो रहा है। अब पहले कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया गया, इसमें एक मैसेज है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं और इसमें आई पे जो वैल्यू है वो एक्स में दिया जा रहा है और जे पे जो वैल्यू है वो वाई में दिया जा रहा है। तो ये क्लास के मेंबर्स एक्स और वाई को इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है। डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन किया गया और सम फंक्शन को भी डिफाइन कर लिया गया, एक्स और वाई को जोड़ करके एस में रखा जा रहा है, यानी एक्स वाई पे जो वैल्यू होगा वो एस में जुड़ेगा। तो एक्स वाई इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है, एक्स वाई इनिशियलाइज हो रहा है ये इस कंस्ट्रक्टर में जिसमें दो पैरामीटर पास किया गया हुआ है, यानी कि सम फंक्शन को जब कॉल करना होगा तो दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर से ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब मेन के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाए obj1 और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है obj2। obj2 में दो पैरामीटर दिया गया, तो obj1 जो बन रहा है, obj1 से जो मेमोरी बनेगा ऑब्जेक्ट का, उस मेमोरी में एक्स और वाई पे कोई वैल्यू नहीं जा रहा है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करके बन रहा है। लेकिन obj2 जब बन रहा है तो वो दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और दूसरे कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से a का वैल्यू x में और b का वैल्यू y में जा रहा है। तो obj1 से हम डिस्प्ले को तो कॉल कर सकते हैं, यानी कि अगर जब हमको सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन का जरूरत होगा तो हम डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे, लेकिन अगर हमको सम फंक्शन का जरूरत होगा तब हम लोगों को इस कंस्ट्रक्टर का जरूरत पड़ेगा और इस कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। यानी कि अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइजेशन किया जा रहा है। तो जब सिर्फ डिस्प्ले का जरूरत होगा तो हमको पैरामीटर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको सम फंक्शन का जरूरत है तो हमको यही कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर होता, सपोज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता और हमको सिर्फ डिस्प्ले का जरूरत होता, तो भी हम लोगों को दो वैल्यू पास करना पड़ता, जिसका कोई यूज हमारे लिए अभी नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाते समय दो वैल्यू देना है इंटीजर, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड ही है। तो इस केस में हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी होता, बट हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर है, तो हमको अगर सिर्फ डिस्प्ले का जरूरत है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम काम कर सकते हैं।